बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम बच्चों, हमारा आज का टॉपिक है एक्सप्लोरिंग आयनिक इक्वेशन। आज की क्लास में हम लोग ने आयनिक इक्वेशन लिखना सीखनी है। कैसे लिखते हैं आयनिक इक्वेशन, चलें समझते हैं। ये मैंने आप लोगों के सामने एक इक्वेशन लिख दी है। इस इक्वेशन में आप लोग को नजर आ रहा होगा कि कुछ चीजें ऐसी हैं जिनके साथ यहां पर नीचे मैंने ए क्यू लिखा है। बेटा, जिस चीज के साथ नीचे ए क्यू लिखा होता है वो पानी में डिसॉल्व्ड फॉर्म में होती है, और ये वाली चीजें होती हैं आयनिक सब्सटेंसेस। ये चीजें जिनके साथ ए क्यू लिखा होता है। मैं जिसके साथ नीचे एल लिखा होगा या जी लिखा होगा या एस लिखा होगा उनकी बात नहीं कर रहा, सिर्फ किसकी, जिसके साथ नीचे ए क्यू, जो चीज एक्वस फॉर्म में होती है तो वो वाटर सॉल्युबल होती है, और उसकी नेचर कौन सी होती है, वो आयनिक कंपाउंड होते हैं, वो आयनिक सब्सटेंसेस होते हैं। बेटा, जिस चीज के साथ ए क्यू लिखा हुआ है वो आयनिक सब्सटेंसेस हैं, और आयनिक सब्सटेंसेस बेटा जब एक्वस यानी पानी के अंदर डिसॉल्व होते हैं तो उनके आयन अलग अलग हो जाते हैं। जैसे यहां पर आपको नजर आ रहा है ये दोनों आयन एक साथ जुड़े हुए हैं बॉन्ड की शक्ल में, लेकिन जैसे ये पानी में डिसॉल्व होते हैं इनके साथ नीचे ए क्यू लिख दिया जाए तो इनके आयन अलग अलग हो जाते हैं। बेटा, किसी भी आयनिक कंपाउंड के आयन का अलग अलग हो जाना पानी के अंदर जाकर, इसको हम लोग बोलते हैं कि ये अपने आयन में डिसोसिएट हो गया है, ये आयनाइज हो गया है, ये अपने इंडिविजुअल आयन में कन्वर्ट हो गया है। जिन चीजों के साथ नीचे ए क्यू लिखा हुआ है, अगर आप उनका ये कंबाइंड फार्मूला लिखने की बजाय उनके आयंस को अलग अलग करके लिख दें तो जो इक्वेशन बनती है उस इक्वेशन को हम लोग बोलते हैं आयनिक इक्वेशन। आयनिक इक्वेशन कैसे लिखी जाती है? बेटा, आयनिक इक्वेशन लिखने के दो स्टेप्स हैं। पहले स्टेप में हम लोग क्या काम करेंगे, जितनी भी चीजें हैं जो वाटर सॉल्युबल हैं, क्या पहचान है वाटर सॉल्युबल की, उनके नीचे क्या लिखा होगा, ए क्यू, इनको इनके आयन की शक्ल में लिख दें, डिसोसिएटेड फॉर्म में लिख दें, इनके आयन अलग अलग करके लिख दें। तो फर्स्ट स्टेप में हम लोग क्या करेंगे, फर्स्ट वी विल राइट water soluble substances into dissociated form in the form of their individual ion। तो बेटा आप जरा देखें, इसके साथ ए क्यू लिखा हुआ है, इसको हम लोग इसके आयन की शक्ल में लिख देते हैं, इसके आयन अलग अलग कर देते हैं। इसके अंदर कौन कौन से आयन है, ये पहले वाला H प्लस और दूसरे वाला Cl नेगेटिव। तो मैं यहां पर लिख रहा हूं H प्लस प्लस Cl नेगेटिव। हाइड्रोजन आयन, इसको प्रोटॉन भी पढ़ते हैं। क्लोराइड आयन, ये क्लोरीन नहीं है, क्लोराइड आयन है। इसके साथ भी नीचे क्या लिख देंगे, ए क्यू, इसके साथ भी नीचे क्या लिख देंगे, ए क्यू। अब इसके साथ भी ए क्यू लिखा हुआ है, क्या मतलब, ये भी अपने आयन में टूट जाएगा। अब इसके आयन को भी हम लोग अलग अलग लिखेंगे। कौन सा आयन बनेगा, Na प्लस, इसके साथ हम क्या लिख देंगे, ए क्यू, और दूसरे वाला ये नेगेटिव आयन OH नेगेटिव आयन, इसके साथ भी क्या लिख देंगे, ए क्यू। बेटा आगे एरो प्रोडक्ट लिखेंगे, ये भी अपने आयन में टूटेगा। क्यों? क्योंकि इसके साथ नीचे क्या लिखा हुआ, ए क्यू। इसके कौन कौन से आयन बनेंगे, Na प्लस Cl नेगेटिव, Na प्लस Cl नेगेटिव, साथ क्या लिख देंगे, ए क्यू, ए क्यू। अब बच्चों, इसके साथ नीचे ए क्यू नहीं लिखा हुआ, इसके साथ नीचे क्या लिखा हुआ, एल। अगर यहां पर एल लिखो या जी लिखो या एस लिखो, यानी अगर कोई चीज लिक्विड फॉर्म में हो, गैस की शक्ल में हो या सॉलिड फॉर्म में हो, तो उसको उसके आयन में तोड़ते नहीं है, उसको वैसे का वैसा लिख देंगे H2O, और साथ यहां पर मैं क्या लिख दूंगा, लिक्विड। बेटा ये आयनिक इक्वेशन बन गई है, लेकिन इसमें आपको नजर आ रहा होगा कि कुछ आयन्स ऐसे हैं जो रिएक्टेंट साइड पर भी हैं, प्रोडक्ट साइड पर भी हैं। जैसे जरा देखें, ये वाले दो आयन्स Cl नेगेटिव और Na प्लस, एरो से पहले जो चीजें होती हैं रिएक्टेंट, एरो के बाद जो चीजें होती हैं प्रोडक्ट। तो ये जरा देखें, ये रिएक्टेंट साइड पर भी हैं, Na प्लस और Cl नेगेटिव प्रोडक्ट साइड पर भी हैं। बाकी ये वाले दो आयन H प्लस और OH नेगेटिव आयन रिएक्टेंट साइड पर तो है लेकिन प्रोडक्ट साइड पर नहीं। तो बेटा वो आयन जो रिएक्टेंट साइड पर भी होते हैं, प्रोडक्ट साइड पर भी होते हैं, उन्हें हम लोग बोलते हैं स्पेक्टेटर आयंस। ये वो आयंस होते हैं जो रिएक्शन में हिस्सा नहीं ले रहे होते, ये एक दूसरे को कैंसिल कर देते हैं। दीज आर कैंसिल्ड आउट, इन्हें हम लोग रिमूव कर देते हैं। जरा देखें यहां पर, इसको
इसके साथ कैंसिल कर देंगे क्लोराइड आयन क्लोराइड आयन, सोडियम आयन को सोडियम आयन के साथ कैंसिल कर देंगे। अब बाकी ये जो चीजें बच गई हैं इनको हम लोग यहां पर नीचे लिख देंगे, ये कहलाएगी हमारे पास नेट आयनिक इक्वेशन। तो अब जनाब हमारे पास जो दूसरा स्टेप है वो हम लोग लिखते हैं, वी विल cancel out the spectator ion to get net ionic equation। बच्चों यहां पर मैं हेडिंग डाल दूंगा नेट आयनिक इक्वेशन, नेट आयनिक इक्वेशन। अब नेट आयनिक इक्वेशन आपके पास क्या बनेगी, H प्लस एक्वस फॉर्म में है, प्लस ये तो कैंसिल हो गए, OH नेगेटिव आयन एक्वस फॉर्म में है, हमारे पास कौन सी चीज बच गई है, H2O जो कि लिक्विड फॉर्म में है। तो ये जनाब आप लोगों के पास बन गई है नेट आयनिक इक्वेशन। उम्मीद है इसकी डेफिनेशन भी समझ में आ चुकी होगी। इट इज अ केमिकल इक्वेशन, ये केमिकल इक्वेशन है इन विच अ सब्सटेंस डिसोल्व्ड इन वाटर, वो चीजें वो सब्सटेंस जो पानी में डिसोल्व हो जाते हैं। क्या पहचान है, इनके साथ नीचे AQ लिखा होता है। आर रिटन एज इंडिविजुअल आयन, उनको हम लोगों ने कैसे लिख दिया, उनके इंडिविजुअल आयन की शक्ल में लिख दिया। अब बच्चों क्वेश्चन ये आ सकता है, हाउ टू राइट एन आयनिक इक्वेशन, एक आयनिक इक्वेशन कैसे लिखी जा सकती है, या फिर ये भी आ सकता है राइट द स्टेप्स फॉर राइटिंग एन आयनिक इक्वेशन। स्टेप्स लिखने हैं आप लोगों ने आयनिक इक्वेशन लिखने के। तो दो ही स्टेप्स हैं। पहले स्टेप में हम लोगों ने क्या काम किया है, जो भी वाटर सॉल्युबल सब्सटेंसेस थे जिनके साथ नीचे AQ लिखा था, उनको हम लोगों ने उनके इंडिविजुअल आयन की शक्ल में लिख दिया, उनको हम लोगों ने उनकी डिसोसिएटेड फॉर्म में आयोनाइज्ड फॉर्म में लिख दिया। तो जरा देखें पहला स्टेप कौन सा है, राइट द वाटर सॉल्युबल सब्सटेंसेस। शर्त क्या है, वाटर सॉल्युबल, यानी सिर्फ उनको अलग अलग आयन की शक्ल में लिखना है जो वाटर सॉल्युबल हो, यानी जिनके साथ नीचे AQ लिखा हुआ हो। इन देयर डिसोसिएटेड फॉर्म, किस शक्ल में लिखना है, डिसोसिएटेड फॉर्म। क्या मतलब है, उनके आयन को अलग अलग करके लिखना है। डिसोसिएशन का क्या मतलब होता है, एसोसिएशन जुड़ना, डिसोसिएशन टूटना। तो ये जब टूटेगा तो इसके दो अलग अलग आयन बनेंगे। अगले स्टेप में हम लोगों ने क्या काम किया, स्पेक्टेटर आयन को रिमूव कर दिया। रिमूव स्पेक्टेटर आयंस टू राइट द नेट आयनिक इक्वेशन। स्पेक्टेटर आयंस वो आयन जो रिएक्टेंट साइड पर भी मौजूद है, प्रोडक्ट साइड पर भी मौजूद है, उनको हम लोगों ने कैंसिल आउट कर दिया। तो हमारे पास नेट आयनिक इक्वेशन बन गई। बच्चों यहां पर हम लोगों ने लिख दिया स्पेक्टेटर आयन। स्पेक्टेटर आयन की डिफिनीशन, these are the ions that are present in reactant as well as in product side। ये वो आयन होते हैं जो रिएक्टेंट साइड पर भी मौजूद होते हैं, प्रोडक्ट साइड पर भी मौजूद होते हैं। they do not take part in a chemical reaction, ये केमिकल रिएक्शन में हिस्सा नहीं लेते, and are cancelled out, और ये क्या हो जाते हैं, कैंसिल आउट हो जाते हैं। जैसे ये मैंने एक इक्वेशन लिखी है, इसमें जरा देखें क्लोराइड आयन दोनों साइडों पर मौजूद है, रिएक्टेंट यानी एरो से पहले भी, प्रोडक्ट यानी एरो के बाद भी। सोडियम आयन एरो से पहले भी बाद में भी। ये स्पेक्टेटर आयन है, ये रिएक्शन में हिस्सा नहीं लेते, इनको कैंसिल कर दिया जाता है। हेयर Na प्लस एंड Cl नेगेटिव आर स्पेक्टेटर आयंस। आई थिंक ये बात तो समझ में आ चुकी होगी। बच्चों आपने महसूस किया होगा कि आयनिक इक्वेशन लिखना बहुत आसान है। जी बिल्कुल बहुत आसान है, लेकिन इसमें एक छोटी सी मुश्किल भी है, और जो बच्चे गलती करते हैं वो भी उसी एक चीज में करते हैं। वो कौन सी चीज है, ये जो आयनिक कंपाउंड्स हैं इनके सही तरीके से बच्चे आयंस नहीं बना पाते, इनके सही तरीके से आयन नहीं लिख पाते। तो बच्चों अभी हम लोगों ने जो चीज सीखनी है वो ये है, किसी भी आयनिक कंपाउंड के आयन किस तरह लिखने हैं। जब हम लोग आयनिक कंपाउंड को तोड़ेंगे, डिसोसिएट करेंगे, आयोनाइज करेंगे, उनके अलग अलग आयन कैसे लिखेंगे। बेटा अलग अलग आयन लिखने के दौरान हम लोग को तीन चीजों का ख्याल रखना पड़ता है। कितनी चीजों का, तीन चीजों का ख्याल रखना पड़ता है। कौन कौन सी वो तीन चीजें, नंबर 1 है, कोई भी दो आयन जैसे यहां पर मैंने लिख दिए, इन पर चार्ज कौन सा होगा, पॉजिटिव या नेगेटिव, यानी चार्ज की साइन, जैसे यहां पर पॉजिटिव यहां पर नेगेटिव साइन लगा दी। पहली चीज साइन, दूसरी चीज चार्ज का नंबर, यानी ये जो हम लोगों ने प्लस या माइनस लिखा है इसके साथ नंबर कौन सा आएगा, +1 आएगा, +2 आएगा, +3 आएगा, कौन सा नंबर आएगा। इसके साथ कौन सा आएगा, -1, -2, -3, कौन सा आएगा। तीसरी चीज, इस आयन से पहले कौन सा नंबर आएगा, यहां पर 2 आएगा, 3 आएगा, इससे पहले कौन सा आएगा, 4 आएगा, 1 आएगा, 5 आएगा, कौन सा नंबर आएगा।
तो तीन बातें, चार्ज की साइन, चार्ज का नंबर, आयन की तादाद। बेटा ये चीज हमें समझना पड़ेगी। ये चीज अगर आपने समझ ली तो बच्चों आयनिक इक्वेशन लिखना आप लोगों के लिए कोई मुश्किल चीज नहीं है। बेटा आयनिक कंपाउंड्स चार किस्म के होते हैं, एसिड्स, बेसिस, मेटल ऑक्साइड्स, साल्ट्स। कैसे पहचानते हैं कि ये चीज एसिड है या बेस है या मेटल ऑक्साइड है या साल्ट है? बेटा कोई भी ऐसी चीज जिसके शुरू में H आ रहा हो सिवाय H2O या H2O2 के, वो चीज एसिड होगी। ये सारे एसिड हैं, इनके शुरू में क्या आ रहा है? H आ रहा है। कोई भी ऐसी चीज जिसके आखिर में OH आ रहा हो, जरा देखें इन सब के आखिर में OH आ रहा है, ये बेस होते हैं। एसिड की पहचान पता चल गई, शुरू में H, बेस की पहचान आखिर में OH। और बच्चों मेटल ऑक्साइड की पहचान, बेटा ये बाइनरी कंपाउंड होते हैं, यानी सिर्फ दो किस्म के एटम होंगे इनमें। एक देखें यहां पर Na है, एक ऑक्सीजन है, यहां Mg ऑक्सीजन, Ca ऑक्सीजन, Fe ऑक्सीजन, एल्यूमिनियम ऑक्सीजन। बेटा बाइनरी कंपाउंड यानी ऐसे कंपाउंड जो सिर्फ दो किस्म के एटम से बना हो और उनके आखिर में ऑक्सीजन हो, तो वो क्या कहलाते हैं? मेटल ऑक्साइड। बहुत सारे लोग कहते हैं जी जिनके आखिर में ऑक्सीजन आ रहा हो, तो बेटा ऑक्सीजन तो इसके आखिर में भी आ रहा है, इसके आखिर में भी, इसके आखिर में भी। ये ऑक्साइड नहीं। ऑक्साइड के लिए दो शर्तें हैं, आखिर में ऑक्सीजन हो और उसके अंदर दो मुख्तलिफ किस्म के एटम हो, दो से ज्यादा मुख्तलिफ किस्म के एटम ना हो। इनमें जरा देखें ना, मैग्नीशियम भी है, सल्फर भी, ऑक्सीजन, तीन किस्म के एटम है, तो ये ऑक्साइड नहीं। बेटा इनके अलावा बाकी जितनी भी चीजें होती हैं साल्ट्स कहलाती हैं, आयनिक कंपाउंड्स। अब बच्चों हम लोग इनको इनके आयन में तोड़ते हैं। बेटा याद रखें आयन की सिंबल फाइंड करना बहुत आसान है। जो भी पहली चीज होती है ना उस पर पॉजिटिव चार्ज होता है, बाद वाली चीज पर हमेशा नेगेटिव चार्ज होता है। आयनिक कंपाउंड में पहले पॉजिटिव आयन जिसे हम लोग कैटायन कहते हैं, उसके बाद नेगेटिव आयन यानी एनायन होता है। तो इनके ये जो पहली चीज है, जैसे Na है, इस पर प्लस चार्ज होगा, OH पर नेगेटिव चार्ज होगा, Ca पर पॉजिटिव, OH पर नेगेटिव, NH4 पर पॉजिटिव, NO3 पर नेगेटिव, Fe पर पॉजिटिव, SO4 पर नेगेटिव, Mg पर पॉजिटिव, ऑक्सीजन पर नेगेटिव। तो चार्ज की साइन फाइंड करना तो बहुत ही आसान हो गया। फर्स्ट वाले पर पॉजिटिव साइन, सेकंड वाले पर नेगेटिव साइन। अब दो चीजें रह गई, चार्ज का नंबर और आयन के शुरू वाला नंबर। चलें देखते हैं। पहले हम लोग समझते हैं एसिड। बेटा एसिड में ये जो H होता है ना, इस पर होता है हमेशा पॉजिटिव चार्ज, बाद वाले पर हमेशा कौन सा होता है? नेगेटिव चार्ज। पहले हम लोग सबकी साइन लगाना सीख लेते हैं। इसमें जरा देखें H पर कौन सा चार्ज होगा? पॉजिटिव। NO3 इस पर कौन सा चार्ज होगा? माइनस। इधर जरा देखें H पर होगा प्लस चार्ज, SO4 पर होगा माइनस चार्ज, H प्लस चार्ज, PO4 माइनस चार्ज। अब इनकी तादाद लिख लेते हैं। H के साथ नीचे क्या नंबर लिखा हुआ है? 1, तो इसकी तादाद 1 है, यहां शुरू में 1 लिखने की जरूरत नहीं है। Cl के साथ यहां नीचे कौन सा नंबर लिखा हुआ? कोई नंबर नहीं लिखा हुआ, क्या मतलब? 1 है, तो इसकी तादाद भी 1 है, 1 लिखने की जरूरत नहीं है। अच्छा अब बच्चों H की तादाद यहां पर कितनी लिखी है? 1, तो यहां पर 1 लिखने की जरूरत नहीं है। NO3 जरा देखें, इसके साथ नीचे 3 लिखा हुआ है, ये 3 NO3 की तादाद नहीं है, इससे हम लोग यहां पर शुरू में नहीं लिख सकते। बेटा कैसे पता चलता है? बाज़ औकात यहां जो नीचे नंबर लिखा होता है हम लोग कहते हैं तादाद है, बाज़ औकात हम लोग कहते हैं नहीं है तादाद। भाई जरा देखिए, अगर H के बाद जो आयन है वो एक एटम से बना हुआ है, मोनो एटॉमिक आयन, या उसे हम लोग सिंपल आयन भी कहते हैं, वो अगर बेटा सिंपल आयन है, एक ही एटम से बना हुआ है, तो फिर उसके साथ जो नीचे नंबर लिखा होगा ना, वो उसकी तादाद होगी। अदरवाइज अगर कोई ऐसा आयन है जो दो या दो से ज्यादा मुख्तलिफ किस्म के एटम से बना होता है, तो उसे हम लोग कम्प्लेक्स आयन कहते हैं। और कम्प्लेक्स आयन के साथ यहां पर ये जो नीचे नंबर लिखा होता है ना, वो उसकी तादाद नहीं होती। कम्प्लेक्स आयन की तादाद इस तरीके से लिखी जाती है कि इसके गिर्द स्मॉल ब्रैकेट लिखकर उसके साथ फिर नीचे नंबर लिखा होता है। जैसे जरा देखें, ये कम्प्लेक्स आयन है, इसमें दो मुख्तलिफ किस्म के एटम है, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन। इसकी तादाद कैसे लिखी? ब्रैकेट के बाहर 2 लिखा, तो अब ये इसकी तादाद है। कम्प्लेक्स आयन की तादाद कैसे लिखी होती है? उसके गिर्द ब्रैकेट होती है, ब्रैकेट के साथ नीचे नंबर लिखा होता है, वो उसकी तादाद होती है। कम्प्लेक्स आयन होता कौन सा है? ऐसा आयन जो दो या दो से ज्यादा मुख्तलिफ किस्म के एटम से बना हो। अब बच्चों ये इसकी तादाद नहीं है, क्या मतलब? इसकी तादाद भी 1 है, तो यहां शुरू में 1 लिखने की जरूरत नहीं है। अब H2SO4, यहां पर H के साथ नीचे 2 लिखा हुआ है, तो इसकी तादाद जनाब हो गई 2।
SO4 ये भी कॉम्प्लेक्स आयन है, दो मुख्तलिफ किस्म के एटम सल्फर और ऑक्सीजन से बना हुआ। तो इसके साथ ये जो नंबर लिखा हुआ नीचे, ये इसकी तादाद नहीं है। इसकी तादाद कैसे लिखी हो सकती थी? इसके गिर्द अगर ब्रैकेट होती, ब्रैकेट के साथ नीचे नंबर लिखा होता तो वो इसकी तादाद होती। तो अब इसकी तादाद नहीं लिखी हुई, क्या मतलब? इसकी तादाद 1 है, यहाँ शुरू में 1 लिखने की जरूरत नहीं है। बेटा यहां पर बताएं H की तादाद कितनी है? 3, तो यहां 3 लिख देंगे। PO4 की तादाद 1 है, 1 लिखने की जरूरत नहीं है। अब बच्चों चार्ज का नंबर H पर याद रख लें हमेशा +1 चार्ज होता है, तो इसके साथ आप +1 लिखें या ना लिखें, सिर्फ प्लस ही रहने दें, कोई मसला नहीं है। नेगेटिव आयन पर कितना चार्ज है? बेटा एसिड के अंदर नेगेटिव जो आयन होता है एनायन, इसका चार्ज लिखना बहुत ही आसान है। किसके इक्वल होता है? जितनी H की तादाद है। इधर कितने H हैं? 1, तो इस पर चार्ज कितना है? -1। अब जरा देखें इसके अंदर H कितना है, H के साथ नीचे कितने नंबर लिखे हैं? 1, तो इसका चार्ज भी 1 है। अब इसमें देखें H की तादाद कितनी है? 2, तो SO4 पर चार्ज कितना है? -2। बता सकते हैं PO4 पर कितना चार्ज होगा? H की तादाद 3 है, तो यहां पर 3 लिखते हैं। बहुत आसान। अब बच्चों बेस की तरफ आते हैं, तो इतना तो याद रखें कि पहले वाले पर पॉजिटिव चार्ज, बाद वाले पर नेगेटिव चार्ज, यानी OH बाद वाला है, OH के अलावा बाकी जो भी चीज होगी वो कौन सी चीज होगी? पॉजिटिव। तो जनाब यहां पर जरा लिख देते हैं Na पर Na पॉजिटिव, OH नेगेटिव, K पॉजिटिव, OH नेगेटिव। बताएं शाबाश, इसमें पॉजिटिव कौन सी चीज है? Ca पॉजिटिव, OH नेगेटिव। Mg पर जरा देखें, Mg पॉजिटिव, OH नेगेटिव। इधर Al पॉजिटिव, OH नेगेटिव। अब बच्चों इनकी तादाद लिख लेते हैं। जो नीचे यहां नंबर लिखा होता है वो तादाद होती है। यहां क्या नंबर लिखा हुआ है? 1, तो इसकी तादाद Na की 1 लिखने की जरूरत नहीं है। K भी 1 है, Ca भी 1 है, Mg भी 1 है, Al भी 1 है। तो इन सब के साथ नीचे नंबर लिखने की जरूरत नहीं है। लेकिन यहां जरा देखें OH 1 है, तो यहां पर भी OH 1 है, इधर भी OH 1 है, इधर भी नंबर लिखने की जरूरत नहीं है। यहां जरा देखें OH कितने हो गए? OH के साथ ब्रैकेट में नीचे 2 लिखा हुआ है, 2 है, तो यहां शुरू में हम लोग लिख देंगे 2। तादाद शुरू में लिखी जाती है। अच्छा अब जरा देखें यहां पर OH 2 है, तो यहां पर भी शुरू में क्या लिख देंगे? 2। यहां OH 3 है, तो इसकी तादाद 3 हो गई। अब बच्चों चार्ज का नंबर कैसे लिखना है? भाई इसमें भी अंडरस्टूड है, OH पर सिर्फ -1 चार्ज होता है। सिर्फ माइनस लिखा रहने दें, कोई नंबर ना लिखें, तभी -1, या इन सब के साथ 1 लिखते हैं, -1 -1 H पर हमेशा +1, OH पर हमेशा -1। बच्चों अब इन पर पॉजिटिव चार्ज कितना होगा? जितनी OH की तादाद होगी, OH 1 है, इसका +1 चार्ज, इधर भी OH 1 है, इधर OH 2 है, OH के साथ 2 लिखा हुआ है, तो Ca का चार्ज 2 है। OH की तादाद 2 है, तो Mg का चार्ज भी 2 है। OH की तादाद 3 है, तो Al पर चार्ज भी 3 होगी। ये इसके आयन बन गए। अब बच्चों मेटल ऑक्साइड को तोड़ते हैं। बच्चों ऑक्सीजन पर नेगेटिव चार्ज होगा, मेटल पर ये जो शुरू में चीज होगी ये मेटल होगी, इस पर कौन सा चार्ज होगा? पॉजिटिव चार्ज होगा। Na इस पर प्लस चार्ज, ऑक्सीजन पर माइनस चार्ज। Mg पर प्लस चार्ज, ऑक्सीजन पर माइनस चार्ज। फर्स्ट वाला हमेशा पॉजिटिव, सेकंड वाला हमेशा नेगेटिव। Ca पर प्लस, O पर माइनस, Fe पर प्लस, O पर माइनस, Al पर प्लस, O पर माइनस। क्यों Al पर प्लस है और O पर क्यों माइनस है? क्योंकि ये फर्स्ट है, शुरू में आ रहा है, ये बाद में आ रहा है, बाद वाले पर हमेशा माइनस चार्ज। अब बच्चों इनकी तादाद, Na की तादाद यहां पर कितनी है? 2, Mg की तादाद 1 है, 1 लिखने की जरूरत नहीं है, Ca की तादाद भी 1 है, Fe की तादाद हो गई 2, Al की तादाद कितनी हो गई? 2, Al के साथ यहां नीचे 2 लिखा हुआ है। अब ऑक्सीजन, इसके अंदर ऑक्सीजन 1, इसके अंदर भी 1, इसके अंदर भी 1, इसके अंदर 3, तो यहां शुरू में 3 लिख देंगे, इसके अंदर 3, तो यहां शुरू में क्या लिख देंगे? 3 लिख देंगे। अब बच्चों चार्ज लिखना है। ऑक्साइड आयन, ये ऑक्साइड आयन कहलाता है, इसका चार्ज तो अंडरस्टूड है, कितना है? 2। इसमें कितने ऑक्साइड हैं? ऑक्सीजन के एटम की तादाद कितनी है? यहां नीचे 1, तो Na पर +1 चार्ज। इस केस में जरा देखें, इस केस में अगर 2 एटम है, एक ऑक्सीजन है और दूसरा शुरू में कोई मेटल है, और नीचे कोई नंबर नहीं लिखो, दोनों के साथ कोई नंबर नहीं लिखा हुआ, तो फिर दोनों का चार्ज कितना होगा? 2। इसका -2, इसका +2। अब बेटा इसमें जरा देखें, इसमें भी नीचे कोई नंबर नहीं लिखा हुआ, तो ऑक्सीजन का -2 है, Ca का +2 होगा। लेकिन अब जरा देखें यहां पर नीचे नंबर लिखे हुए आ गए हैं।
अगर किसी एक के साथ नीचे नंबर लिखा हुआ हो या दोनों के साथ नीचे नंबर लिखा हुआ तो फिर ये जो पॉजिटिव वाला होता है उस पर चार्ज कितना होता है, जितनी ऑक्सीजन की तादाद होती है। अब जरा देखें इसमें ऑक्सीजन की तादाद कितनी है, 3, तो यहाँ 3 लिखते हैं। अब बताएं यहां पर एल्यूमिनियम पर कितना चार्ज होगा, ऑक्सीजन की तादाद 3 है तो यहाँ 3 लिखते हैं। अब बच्चों इनका चार्ज जरा समझना है। बेटा ये जितने भी साल्ट्स होते हैं इनके शुरू में जो चीज होती है उस पर पॉजिटिव चार्ज, सेकंड वाले पर नेगेटिव चार्ज, ये तो सबके लिए है। बेटा इनके जितने भी ये कैटायन है ना, ये शुरू में जो इन पर पॉजिटिव चार्ज है ये हमेशा मेटल के आयन होते हैं। सिर्फ एक ऐसा कैटायन है, एक ऐसा पॉजिटिव आयन है जो साल्ट में मौजूद होता है और वो मेटल का बना हुआ नहीं होता। वो कौन सा है, NH4। NH4 ये मेटल से बना हुआ नहीं है। नाइट्रोजन भी नॉन मेटल है, हाइड्रोजन भी नॉन मेटल है, और ये वाहिद कंप्लेक्स कैटायन है जो साल्ट के अंदर पाया जाता है। यानी दो मुख्तलिफ किस्म के एटम से बना होता है, जैसे Na और H है। उसके अलावा कोई और कैटायन कंप्लेक्स नहीं है, सिंपल है, सिर्फ एक एक एटम से बना होता है। जैसे ये सिर्फ Na सोडियम से, ये भी सोडियम, ये भी सोडियम। अब जरा देखें ये मैग्नीशियम, सोडियम, एल्यूमिनियम, आयरन, सिल्वर, आयरन, एक ही तरह के एटम से बना हुआ है, एक ही एलिमेंट से बना हुआ है, सिंपल आयन। बच्चों ये मेटल के आयन होते हैं हमेशा। अब मेटल के आयन के चार्ज आपको याद रखने होंगे, थोड़े से याद रख लेना। अच्छा याद करने नहीं है, बार बार जब आप इनको इस्तेमाल करेंगे ना प्रैक्टिस के दौरान, ये क्या हो जाएंगे, याद हो जाएंगे। ये जो 3 मेटल है ना, 3 मेटल NaKAg, इन पर +1 चार्ज होता है, +1, हमेशा +1। और बेटा ये जो 2 मेटल है ना, 2 मेटल एल्यूमिनियम और आयरन Fe, इन पर हमेशा +3 चार्ज होता है। आयरन पर बास जगहों पर +2 भी आता है, लेकिन आपके कोर्स में वो केसेस बहुत रेयर है। अच्छा ये जो मैंने आपको चीजें बताई है ना बेटा, ये सारी की सारी चीजें मैं आपको आपके लेवल के हिसाब से बता रहा हूं, 9th के हिसाब से बता रहा हूं। जब आप लोग बड़े हो जाएंगे तो इंशाल्लाह इन्हीं चीजों में कुछ और चीजों का इजाफा भी हो जाए। बड़े होने का मतलब जब आप लोग बड़ी क्लासों में चले जाएंगे। अब बच्चों जरा देखें इनको इनके आयन में लिखना सीखते हैं। Na पहले वाला फर्स्ट आयन है, फर्स्ट पर हमेशा पॉजिटिव, दूसरा Cl नेगेटिव है। इसमें Na पर पॉजिटिव, Cl पर नेगेटिव। यहां जरा देखें Na पॉजिटिव, शुरू में Na है, CO3 नेगेटिव, NH4 पूरे का पूरा, ये NH4 एक आयन है, NH4 पॉजिटिव, NO3 नेगेटिव, NH4 पॉजिटिव, SO4 नेगेटिव। आयन अलग अलग कर लिए। अब आयन की तादाद जरा देखें, Na के साथ नीचे यहां पर कोई नंबर नहीं लिखो, क्या मतलब इसकी तादाद 1 है। इसके साथ भी यहां नीचे कोई नंबर नहीं लिखो, इसकी तादाद भी 1। यहां पर जरा देखें Na की तादाद कितनी है, Na के साथ 2 लिखो हो तो इसकी तादाद 2 है। NH4 बेटा ये जो 4 है ना, ये NH4 की तादाद नहीं है, ये NH4 का हिस्सा है, ये कंप्लेक्स आयन है। इसकी तादाद कैसे लिखी हुई होनी चाहिए थी, नीचे ब्रैकेट के साथ, जैसे यहां पर ये ब्रैकेट लगी हुई है और इसके साथ यहां पर नीचे क्या लिखा हुआ है, 2 लिखा हुआ है। तो यहां पर इसकी तादाद 1 है, 1 लिखने की जरूरत नहीं है। यहां NH4 की तादाद 2 है तो क्या लिख देंगे, 2। बेटा यहां क्लोराइड आयन की तादाद 1 है, नीचे जो नंबर लिखो 1 है। ये NO3 ये कंप्लेक्स आयन है, दो मुख्तलिफ किस्म के एटम से बना हुआ है, कंप्लेक्स आयन है। इसके साथ जो नीचे नंबर लिखा हुआ है ये इसकी तादाद नहीं है, तो क्या मतलब इसकी तादाद 1 है। CO3 भी कंप्लेक्स आयन है, इसकी तादाद भी लिखी हुई नहीं है। NO3 भी कंप्लेक्स आयन है, इसकी तादाद लिखी हुई नहीं है। SO4 भी कंप्लेक्स आयन है, इसकी तादाद भी लिखी हुई नहीं है। अब चार्ज कितना आएगा बेटा, चार्ज हम लोग काउंट करेंगे। Na पर +1 है, इधर भी Na पर +1, Na पर +1, NH4 पर भी याद रख लेना +1 होता है, NH4 पर भी +1 होता है। अब बेटा नेगेटिव चार्ज कितना होगा, बेटा जिन कैटायन पर +1 चार्ज होता है ना, +1 चार्ज, उनके साथ एनायन का चार्ज लिखना बड़ा आसान होता है। जितनी कैटायन की तादाद है, जरा देखें यहाँ कैटायन की तादाद कितनी है, 1, तो इस नेगेटिव आयन का चार्ज 1 होगा। इधर Na पॉजिटिव आयन की तादाद 1 है तो इसका चार्ज भी कितना हो जाएगा, 1। Na2 यहां इसकी तादाद 2 है तो इसका चार्ज कितना हो जाएगा, 2। देखें NH4 की तादाद यहां पर 1 है तो NO3 का चार्ज भी कितना होगा, 1। जहां NH4 की तादाद 2 है तो SO4 का चार्ज कितना होगा, 2। चलें बताएं यहां पर इनके आयन, इनको इनके आयन में तोड़ते हैं, शाबाश। शुरू में ये Mg पॉजिटिव आयन, SO4 नेगेटिव, Mg पॉजिटिव, NO3 नेगेटिव, ये Na पॉजिटिव, Na पॉजिटिव,
HCO3 नेगेटिव, Al पॉजिटिव, SO4 नेगेटिव। ये बताएं Fe पर कौन सा चार्ज होगा, सिर्फ साइन बताएं, नंबर नहीं, कौन सा पॉजिटिव। क्यों पॉजिटिव? क्योंकि शुरू में आ रहा है। Cl नेगेटिव, Ag पॉजिटिव, NO3 नेगेटिव, Fe पॉजिटिव, SO4 नेगेटिव। अब बच्चों इनकी तादाद लिखनी है। Mg के साथ कुछ नहीं लिखो, क्या मतलब 1 है। इधर भी Mg के साथ कुछ नहीं लिखो, क्या मतलब 1 है। Na के साथ कुछ नहीं लिखो, क्या मतलब 1 है। यहाँ Al के साथ 2 लिखा हुआ है, तो इसकी तादाद 2 होगी। Fe के साथ कोई नंबर नहीं लिखो, क्या मतलब तादाद 1 है। Ag के साथ भी कोई नंबर नहीं लिखो, क्या मतलब 1 है। Fe के साथ 2 लिखो हो, तो यहां पर इसकी तादाद 2 होगी। अब जरा देखें नेगेटिव आयन की तादाद। SO4 के साथ कोई नंबर नीचे नहीं लिखा हुआ। बताएं NO3 की तादाद कितनी है। ये वाली 2 जो ब्रैकेट के साथ है, तो यहां शुरू में मैं इनके साथ लिख रहा हूं 2। स्पेस कम है, इस वजह से ये नजदीक नजदीक आ रहे हैं, थोड़ा सा ख्याल रखना है आपने। HCO3, बताएं HCO3 की तादाद 1 है, 1 लिखने की जरूरत नहीं है। SO4 की तादाद यहां पर बताएं, शाबाश जल्दी करें, बताएं 3 जो ब्रैकेट के साथ नंबर लिखा हुआ है। यहां Cl की तादाद NO3, यहां पर इसकी तादाद नहीं लिखी हुई, तो क्या मतलब 1 है। SO4 की तादाद यहां पर बताएं कितनी है, 3 है, तो यहां पर इसकी तादाद 3 लिख देंगे। अब बच्चों इनके चार्ज का नंबर। बेटा मेटल के चार्ज का नंबर तो बड़ा आसान है ना, मैंने आपको बता दिया। Na पर +1, K पर +1, सिल्वर पर +1, NH4 पर +1, Al पर +3 और Fe पर +3। इनके अलावा बाकी जितने भी मेटल के कैटायन होंगे, मेटल के आयन होंगे, उन पर हमेशा +2 चार्ज होगा। कितना? +2 चार्ज होगा, इनके अलावा बाकी जितने भी। Mg जरा देखें, इस लिस्ट में नहीं है यार। 6 तो आयन है, इनके चार्ज तो आप याद रख सकते हैं। क्या मतलब? इस पर +2 चार्ज है। आप जरा देखें यहां पर Mg, इस पर कितना चार्ज है? +2, क्योंकि इस लिस्ट के अंदर नहीं है। अब बताएं Na पर कितना चार्ज है। जरा देखें Na यहां पर लिखा हुआ है, Na का चार्ज कितना है? +1। एल्यूमिनियम, एल्यूमिनियम का चार्ज मैंने आपको बता दिया +3। Fe का चार्ज भी बता दिया, कितना? +3। Ag सिल्वर का चार्ज +1। Fe का चार्ज बता दिया +3। अब बेटा नेगेटिव आयन के चार्ज के साथ नंबर लिखना है। बेटा बहुत ही आसान काम है। कैसे लिखेंगे? बेटा अगर दोनों आयन की तादाद बराबर हो, 1 1 हो, जैसे जरा देखें इसकी तादाद भी 1, इसकी तादाद भी 1, तो फिर दोनों का चार्ज भी बराबर होता है। अब कितना चार्ज होगा? इसका अगर +2 है तो इसका -2 होगा। लेकिन अब इनकी तादाद बराबर नहीं है, इनकी तादाद बराबर नहीं है। इसकी तादाद 1, इसकी तादाद 2 है, तो फिर इस पर कितना चार्ज होगा? जितनी इसकी तादाद है, इसकी तादाद 1 है, तो इसका चार्ज भी 1 होगा। अब बच्चों जरा देखें Na की तादाद भी 1 है, HCO3 की तादाद भी 1 है, दोनों का चार्ज बराबर होगा। Na का चार्ज +1, तो इसका चार्ज -1। बच्चों एल्यूमिनियम, आप जरा देखें एल्यूमिनियम की तादाद 2 है, सल्फेट की तादाद 3 है, तादाद बराबर नहीं है, तो फिर चार्ज मालूम करना बड़ा आसान हो गया। इसका चार्ज तो पता है +3, लेकिन इसका चार्ज कितना होगा? जितनी एल्यूमिनियम की तादाद है, एल्यूमिनियम की तादाद 2 है, तो इसका चार्ज भी 2 हो जाएगा। अब जरा देखें यहां पर इनकी तादाद बराबर नहीं है, Fe1 है, Cl3 है, तो बच्चों अब चार्ज कैसे लिखेंगे? Fe का चार्ज तो हमें पता चल गया ना, +3 है, लेकिन Cl का चार्ज जितनी Fe की तादाद है, Fe की तादाद 1 है, तो यहां क्या लिख देंगे? AgNO3, दोनों की तादाद बराबर है, Ag भी 1, NO3 भी 1, तो दोनों का चार्ज भी बराबर, Ag पर +1, NO3 पर -1। Fe2 है, SO4 3 है, तादाद बराबर नहीं है, तो फिर चार्ज कैसे लिखेंगे? Fe की जो तादाद है वो इसका चार्ज होगा। हो सकता है ये चीज थोड़ी सी आप लोग को इरिटेट करे, लेकिन थोड़ा सा आप लोग इसको 1 2 दफा समझेंगे ना, स्लो स्लो करके, दिलचस्पी के साथ, तो बिलीव मी बहुत सारे मसाइल हल हो जाएंगे, बहुत सारी मुश्किलें दूर हो जाएंगी केमिस्ट्री की। एग्जाम्पल 6.12 पेज 109। ट्रांसफॉर्म द फॉलोइंग केमिकल इक्वेशन इनटू आयनिक इक्वेशंस। नीचे 3 इक्वेशन दी गई हैं, ये वाली इक्वेशन, ये और ये। इनको आप लोगों ने आयनिक इक्वेशन में ट्रांसफॉर्म करना है, आयनिक इक्वेशन में कन्वर्ट करना है। अब बच्चों इन्हें हम लोग सोल्व करते हैं, इन्हें आयनिक इक्वेशन में कन्वर्ट करते हैं। कैसे कन्वर्ट करेंगे? 2 स्टेप हैं। पहले स्टेप में हम लोग क्या काम करेंगे? वो चीजें जो पानी में डिसोल्व हो जाती हैं, जिनके साथ नीचे AQ एक्वस लिखा होता है, उनको अपने आयन में लिख देंगे। उनके आयन अलग अलग लिखेंगे, इंडिविजुअल आयन लिखेंगे, उनके डिसोसिएटेड फॉर्म में उनको लिख देंगे। तो चलें जनाब इसको लिखते हैं। Mg ये तो सॉलिड है, वैसे का वैसा आ जाएगा। क्या लिखेंगे? Mg सॉलिड प्लस,
अब ये अपने आयन में टूटेगा, कौन से आयन बनेंगे? एक तो बनेगा H प्लस आयन, H पर हमेशा प्लस चार्ज होगा, पहले वाले पर प्लस, अब SO4 आयन इस पर माइनस चार्ज होगा। कितना प्लस होगा कितना माइनस होगा? बेटा H पर तो हमेशा +1 चार्ज होता है, लेकिन SO4 पर कितना होगा? जितनी H की तादाद है, कितने H हैं? 2, तो इस पर -2 चार्ज आ जाएगा। अब इनकी तादाद भी बैलेंस करके लिखनी है जितनी यहां पर है। H यहां पर 2 है तो यहां 2 लग जाएंगे। SO4 1 है, ये जो 4 है ना, ये तादाद नहीं है, ये SO4 का अपना हिस्सा है, तो यहां 1 लिखने की जरूरत नहीं है। आगे जरा देखें, इनके साथ नीचे AQ लगा देना है, AQ। आगे प्रोडक्ट, बेटा MgSO4 के साथ भी AQ लिखोगे, क्या मतलब? ये भी अपने आयन में टूट जाएगा। कौन कौन से आयन बनेंगे? Mg प्लस, पहले वाले पर हमेशा प्लस चार्ज, दूसरे वाले पर नेगेटिव, SO4 माइनस। कितना माइनस चार्ज होगा? SO4 का चार्ज आपको यहां से पता चल जाएगा, जितना यहां पर चार्ज है 2। Mg मेटल है तो इस पर कौन सा चार्ज होगा? +2 चार्ज होगा। अब बच्चों इनके साथ भी क्या लिख देंगे? AQ एक्वस, इसके साथ भी क्या लिख देंगे? AQ एक्वस प्लस H2 गैस, गैस पानी में डिसोसिएट नहीं होगी। ये तो हो गई आयनिक इक्वेशन। अब हम लोगों ने नेट आयनिक इक्वेशन, नेट आयनिक इक्वेशन कैसे लिखेंगे? स्पेक्टेटर आयन को कैंसिल आउट कर देंगे। स्पेक्टेटर आयन कौन से? जो रिएक्टेंट साइड पर भी होंगे एरो से पहले, और प्रोडक्ट साइड यानी एरो के बाद भी होंगे। तो कौन सा आयन है? ये Mg, ये तो सॉलिड है, यहाँ आयन नहीं है, इधर Mg आयन है, इधर Mg सॉलिड है, तो ये स्पेक्टेटर नहीं है। इधर ये देखिए H प्लस आयन है और इधर H2 गैस है, ये भी स्पेक्टेटर नहीं है, ये दो अलग अलग चीजें। लेकिन ये सल्फेट आयन SO4 -2 एक्वस फॉर्म में, प्रोडक्ट साइड में भी बिल्कुल सेम है, तो ये क्या हो जाएंगे? कैंसिल। इनके ऊपर एक हल्की सी लाइन भी लगा दिया करें ताकि चेक करने वाले को पता चल जाए कि आपको पता है कि ये स्पेक्टेटर आयन है और ये कैंसिल आउट हो जाते हैं। अब बच्चों जरा देखें, आपके पास नेट आयनिक इक्वेशन क्या बन जाएगी? Mg सॉलिड प्लस 2H प्लस एक्वस, SO4 नहीं लिखेंगे, क्या बन जाएगा? Mg प्लस 2 एक्वस प्लस H2 गैस। नेट आयनिक इक्वेशन बन गई। इसको बॉक्स में इनक्लोज कर देना है, अलग कलर के मार्कर से भी लिखना है ताकि अच्छी खासी हाईलाइट हो जाए। बच्चों इस इक्वेशन को देखें, ये ऑलरेडी आयनिक इक्वेशन है। इसमें जरा देखें ना, जो चीजें जिनके साथ AQ लिखो वो आयन की शक्ल में लिखी हो, इनके ऊपर प्लस चार्ज या माइनस चार्ज लिखा हुआ है, तो ये आयनिक इक्वेशन तो है, लेकिन इसके अंदर आप देखें तो स्पेक्टेटर आयन मौजूद है। कौन से स्पेक्टेटर आयन है? ये देखें Mg, ये सॉलिड है, ये Mg प्लस 2 एक्वस आयन है, तो ये स्पेक्टेटर नहीं है, ये दो मुख्तलिफ चीजें हैं। H प्लस आयन और यहाँ हाइड्रोजन गैस है, ये स्पेक्टेटर नहीं है, जो दो डिफरेंट अलग अलग चीजें हैं। SO4 सल्फेट आयन -2, SO4 -2, ये स्पेक्टेटर आयन है, दोनों साइडों पर बिल्कुल सेम है। इससे हम लोग कैंसिल आउट करेंगे, तो जरा देखें जनाब, ये हमारे पास कैंसिल आउट हो जाएगा। अब यहाँ पर हमें आयनिक इक्वेशन लिखने की जरूरत नहीं है क्योंकि पहले से लिखी हुई है, हमने सिर्फ यहाँ पर क्या लिखनी है? नेट आयनिक इक्वेशन। तो नेट आयनिक इक्वेशन क्या बन जाएगी बच्चों? Mg सॉलिड प्लस 2H प्लस आयन एक्वस, H प्लस आयन को प्रोटॉन भी पढ़ते हैं। आगे क्या आ जाएगा? Mg मैग्नीशियम 2 प्लस आयन, और आयन एक्वस के अंदर होंगे, प्लस H2 गैस। ये बेटा आप लोगों के पास क्या बन गई? नेट आयनिक इक्वेशन बन गई, और यही लिखनी थी। इसको बॉक्स में हम लोग क्या कर देते हैं? इनक्लोज कर देते हैं। बच्चों इसको जरा देखें, ये आयनिक फॉर्म में पहले से है, हर चीज जिसके साथ नीचे AQ लिखा हुआ है वो आयन की फॉर्म है, इनके ऊपर चार्ज लिखा हुआ है। आप जरा देखते हैं क्या ये नेट आयनिक इक्वेशन है या जस्ट आयनिक इक्वेशन है। जब हमें कहा जाता है ना कि आयनिक इक्वेशन लिखें, तो उसका मतलब ये होता है कि नेट आयनिक इक्वेशन लिखनी है, यानी स्पेक्टेटर आयन को रिमूव करके लिखनी है। तो जरा देखिए, कोई स्पेक्टेटर आयन है? जी बिल्कुल नहीं है। ये मैग्नीशियम सॉलिड है, ये मैग्नीशियम आयन है, ये स्पेक्टेटर नहीं है। ये प्रोटॉन है यानी H प्लस आयन है, और ये हाइड्रोजन गैस है, स्पेक्टेटर आयन नहीं है। इसका मतलब इस पूरी इक्वेशन के अंदर स्पेक्टेटर आयन नहीं है, तो ये ऑलरेडी नेट आयनिक इक्वेशन है। इट is already an ionic equation. Concept assessment exercise 6.7 page 110. Transform the following chemical equations into ionic equations. दो इक्वेशंस हैं, फर्स्ट इक्वेशन, सेकंड इक्वेशन।
इनको आयनिक फॉर्म में लिखना है। बच्चों ये क्वेश्चन है AgNO3 सिल्वर नाइट्रेट एक्वस फॉर्म में, NaCl खाने वाला नमक ये भी एक्वस फॉर्म में, AgCl के साथ सॉलिड लिखा हुआ है, ये अपने आयन में टूटता नहीं है, ये सॉलिड फॉर्म में रहता है, पानी के अंदर ये डिसोल्व नहीं होता। आयनिक कंपाउंड है लेकिन फिर भी पानी में डिसोल्व नहीं होता। मैंने कहा था ना कि ज्यादातर आयनिक कंपाउंड पानी में डिसोल्व हो जाते हैं, लेकिन कुछ ऐसे भी हैं जो बेटा डिसोल्व नहीं होते। NaNO3 सोडियम नाइट्रेट खाद के तौर पर इस्तेमाल होता है। AQ एक्वस फॉर्म में, क्या मतलब ये भी पानी में टूट जाता है। जिनके साथ नीचे AQ लिखो तो समझ जाए कि वो पानी में डिसोल्व हो जाते हैं, टूट जाते हैं अपने आयन में। तो बच्चों पहले तो इनकी आयनिक इक्वेशन लिखेंगे, इसको अपने आयन में तोड़ देंगे। फर्स्ट वाले पर प्लस, सेकंड वाले पर नेगेटिव, Ag प्लस प्लस NO3 माइनस। बेटा कितना चार्ज होगा? Ag पर भी याद रख लें, ये भी मेटल है, इस पर +1 चार्ज होता है। Ag पर अगर +1 है तो जाहिर सी बात है NO3 पर भी कितना होगा? -1। अब ये एक्वस फॉर्म में है तो दोनों आयन भी एक्वस फॉर्म में होंगे, साथ क्या लिख देंगे? एक्वस प्लस। अब इसके साथ भी नीचे एक्वस लिखो तो क्या मतलब? ये भी अपने आयन में टूट जाते हैं। तो कैसे अपने आयन में टूटेंगे? फर्स्ट वाले पर प्लस और दूसरे वाले पर नेगेटिव। कितना प्लस है? Na पर मैंने बता दिया +1, Cl पर -1 होगा, जितना इसका प्लस है उतना इसका माइनस चार्ज भी है। ये दोनों एक्वस फॉर्म में होंगे, AQ। बच्चों ये AgCl इसको अपने आयन में नहीं तोड़ना, ये वैसे का वैसा रहेगा। AgCl इसके साथ सॉलिड लिखा हुआ है, एक्वस लिखा होता तो हम इसको अपने आयन में तोड़ देते। अब बच्चों जरा देखें यहां पर NaNO3 एक्वस, क्या मतलब? ये भी अपने आयन में टूटेगा। कौन से आयन बनेंगे? Na पर कितना चार्ज होगा? बेटा जब आप लोग रिएक्टेंट साइड पर लिख लेना चार्ज, तो प्रोडक्ट साइड पर वही चार्ज होंगे। Na पर यहां कितना चार्ज होगा? जितना Na पर यहां चार्ज है, कितना है? +1। इसे हम लोग क्या लिखेंगे? एक्वस प्लस NO3 NO3 पर यहां कितना चार्ज है? -1 है, तो क्या लिख देंगे? एक्वस। अब हम लोगों ने क्या काम करना है? नेट आयनिक इक्वेशन लिखनी है। नेट आयनिक इक्वेशन कैसे लिखते हैं? स्पेक्टेटर आयन को कैंसिल आउट करते हैं। तो पहले फाइंड तो करें स्पेक्टेटर आयन कौन से हैं। Ag+1 एक्वस, प्रोडक्ट साइड में कहीं भी Ag+1 एक्वस नहीं है, ये AgCl अलग चीज है। Ag+1 एक्वस ये आयन है, ये पूरे का पूरा कंपाउंड है, ये स्पेक्टेटर नहीं है। NO3 नेगेटिव आयन, NO3 नेगेटिव आयन, इसका मतलब ये स्पेक्टेटर आयन है, ये स्पेक्टेटर आयन है, इसको कैंसिल आउट कर दें। Na+, ये भी स्पेक्टेटर आयन है, जरा देखें रिएक्टेंट साइड पर भी है, प्रोडक्ट साइड पर भी, इसको भी कैंसिल कर दें। Cl नेगेटिव आयन स्पेक्टेटर नहीं है बेटा। AgCl इसके अंदर Cl है, लेकिन ये कंपाउंड की शक्ल में, ये आयन की शक्ल में नहीं है, यहां पर डिसोसिएटेड फॉर्म में आयन नहीं है यहां पर, और यहां पर ये आयन है Ag+1 एक्वस प्लस, ये तो कैंसिल आउट हो गए। क्लोराइड आयन, ये सिल्वर आयन है, ये क्लोराइड आयन है, एक्वस क्या बन जाएगा? AgCl सॉलिड। अब बच्चों इसकी नेट आयनिक इक्वेशन लिखते हैं। पहले लिखेंगे इसकी आयनिक इक्वेशन, जिस चीज के साथ नीचे AQ लिखा हुआ उसको उसके आयन में तोड़ देना है। जिंक के साथ सॉलिड लिखा हुआ, इसको वैसे का वैसा लिख देंगे, जिंक सॉलिड प्लस, इसके साथ एक्वस लिखा हुआ है तो इसके आयन बनेंगे H पर +1 चार्ज, हमेशा +1 चार्ज आएगा। Cl पर माइनस चार्ज होगा, लेकिन कितना? जितनी H की तादाद है, H की ये शुरू वाली तादाद नहीं, नीचे जो तादाद लिखी होती है 1 लिखी हुई है, तो इस पर -1 चार्ज है। लेकिन यहाँ 2HCl है, क्या मतलब? H भी 2 है, Cl भी 2 है, दोनों के साथ यहाँ शुरू में 2 लगा देंगे, दोनों के साथ नीचे क्या लगा देना है? AQ। दोनों एक्वस फॉर्म में थे, एक्वस फॉर्म में। रिएक्टेंट को हमने तोड़ दिया उनके आयन में। अब प्रोडक्ट की बारी है जनाब। जिंक क्लोराइड ZnCl2 एक्वस फॉर्म में, क्या मतलब? ये भी अपने आयन में टूटेगा। कैसे टूटेगा? जिंक पर प्लस चार्ज होगा, Cl पर माइनस चार्ज होगा। अब बच्चों कितना माइनस होगा? जितना यहां पर माइनस है तो -1 हो जाएगा। Cl कितने हैं? 2 हैं, यहां नीचे 2 लिखे हुए हैं तो ये इसकी तादाद है 2। बेटा ये Cl की तादाद है और जिंक का चार्ज है तो +2 लगा दें। इन दोनों के साथ एक्वस AQ, जो शुरू में साथ लिखा हुआ नीचे वही लिख देंगे, प्लस हाइड्रोजन गैस। अब ये अपने आयन में नहीं टूटता, आयन में सिर्फ वो चीज टूटती है जिसके साथ नीचे क्या लिखा होगा? एक्वस।
अब बच्चों स्पेक्टेटर आयन को कैंसिल आउट कर देंगे, नेट आयनिक इक्वेशन बन जाएगी। कौन से स्पेक्टेटर आयन है? जिंक सॉलिड है, जहां जिंक आयन है ये स्पेक्टेटर नहीं है। 2H प्लस है, जहां H2 गैस है, स्पेक्टेटर नहीं है। 2 क्लोराइड के आयन है, जहां पर भी 2 क्लोराइड के आयन है, ये स्पेक्टेटर हैं, कैंसिल आउट हो जाएंगे। तो हमारे पास इक्वेशन क्या बच जाएगी? नेट इक्वेशन क्या बनेगी? जिंक सॉलिड प्लस 2H प्लस एक्वस जिंक प्लस 2 एक्वस प्लस H2 गैस। ये हमारे पास नेट आयनिक इक्वेशन बन गई। बच्चों अब हम लोग पढ़ेंगे मॉलिक्यूलर फार्मूला एंड स्ट्रक्चरल फार्मूला। मॉलिक्यूलर कंपाउंड्स, कोवलेंट कंपाउंड्स को हम लोग दो किस्म के फार्मूलों से रिप्रेजेंट करते हैं, मॉलिक्यूलर फार्मूला और स्ट्रक्चरल फार्मूला। मॉलिक्यूलर फार्मूला किस तरीके से लिखते हैं? किसी भी कंपाउंड में एटम्स की ओरिजिनल तादाद लिख देते हैं। जैसे ब्यूटेन में कार्बन के 4 एटम होते हैं तो हम लोग लिखेंगे C4, और हाइड्रोजन के 10 एटम होते हैं तो हम H लिखकर 10 लिख देंगे। ऑक्टेन, इसमें कार्बन के होते हैं 8 एटम तो हम एक ही दफा C लिखेंगे, साथ उसकी तादाद 8 लिख देंगे। और हाइड्रोजन के होते हैं 18 एटम तो एक ही दफा हाइड्रोजन की सिंबल H लिखेंगे और उसके साथ उसकी तादाद 18 लिख देंगे। बेटा ये मॉलिक्यूलर फार्मूला है, इसके अंदर हम लोगों ने इस कंपाउंड के अंदर जितने भी एलिमेंट हैं उन सब के एटम की सिंबल एक एक दफा लिखी है और साथ उनकी तादाद लिख दी है। द फार्मूला दैट शोज द नंबर ऑफ एटम्स, ये नंबर ऑफ एटम शो कर रहा है ऑफ ईच एलिमेंट। जरा देख रहे हैं यहां पर 2 एलिमेंट हैं, कार्बन और हाइड्रोजन, प्रेजेंट इन 1 मॉलिक्यूल ऑफ अ सब्सटेंस। ये ब्यूटेन का एक मॉलिक्यूल है, ये ऑक्टेन का एक मॉलिक्यूल है। ये मॉलिक्यूलर फार्मूला हमें एटम की तादाद तो बता रहा होता है लेकिन एटम की अरेंजमेंट नहीं बता रहा होता। स्ट्रक्चरल फार्मूला हमें एटम की अरेंजमेंट बताता है एक मॉलिक्यूल के अंदर। जैसे ये C4H10 है, इसका स्ट्रक्चरल फार्मूला किस तरीके से बनेगा? इसके एटम आपस में किस तरीके से अरेंज होंगे? बेटा कार्बन के 4 एटम सिंगल कोवलेंट बॉन्ड के जरिए जुड़े होते हैं। कार्बन का हर एटम 4 कोवलेंट बॉन्ड बनाता है। अब ये पहले से 2 कोवलेंट बॉन्ड बना रहा है, 2 और बना देगा, ये भी 2 और बना देगा, ये 3 और बना देगा। अब इन सब के साथ क्या लग जाएंगे? हाइड्रोजन के एटम लग जाएंगे। तो जरा देखें ये वाला फार्मूला एक मॉलिक्यूल में जितने भी एटम हैं उन एटम की अरेंजमेंट को शो कर रहा है। द फार्मूला दैट शोज द अरेंजमेंट ऑफ एटम्स प्रेजेंट इन अ मॉलिक्यूल इज कॉल्ड स्ट्रक्चरल फार्मूला। बच्चों बास जगहों पर इस तरीके से भी लिखा हुआ आपको मिलेगा, द फार्मूला दैट शोज द कनेक्टिविटी ऑफ एटम्स। कनेक्टिविटी, ये एटम की अरेंजमेंट कनेक्टिविटी भी कहलाती है। प्रेजेंट इन अ मॉलिक्यूल इज कॉल्ड स्ट्रक्चरल फार्मूला। अब बेटा एन ब्यूटेन, ये वाला फार्मूला है, ये वाला, इसको हम लोग इस तरीके से भी लिख सकते हैं। इसको हम लोग लिखेंगे, ये वाला जो हिस्सा है इसको हम लोग लिख देंगे CH3। CH3 आगे ये वाला बॉन्ड बना दिया, ये वाला हिस्सा लिखेंगे, इसको क्या लिखेंगे? CH2। CH2 आगे ये वाला हिस्सा लिखेंगे, क्या लिख देंगे? CH2। CH2 आगे ये वाला हिस्सा लिख देंगे, आखिर वाला क्या लिखेंगे? CH3। CH3 बच्चों एन ऑक्टेन, एन का मतलब होता है नो ब्रांच, इसकी कोई ब्रांच नहीं है। बहुत सारे ऐसे कंपाउंड भी आप पढ़ेंगे जिनकी साइड में ब्रांचेस होती हैं। अच्छा ये अगर आप लोगों ने बहुत अच्छे तरीके से समझा ना तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के जो 2 चैप्टर हैं ना उनको समझ लें, ये समझने की जरूरत फिर नहीं रहेगी। अच्छा एन ऑक्टेन, ऑक्टेन 8 कार्बन है, CH3 CH2 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 कितने कार्बन हो गए? 3 3 6, फिर आगे CH2 और आखिर में CH3। ये एन ऑक्टेन का फार्मूला बन गया। बेटा एक और चीज जो आपकी बुक में लिखी हुई है वो है स्टेप फॉर राइटिंग मॉलिक्यूलर फार्मूला फ्रॉम स्ट्रक्चरल फार्मूला। स्ट्रक्चरल फार्मूला से मॉलिक्यूलर फार्मूला कैसे लिखेंगे? तो 4 स्टेप्स लिखेंगे। पहले स्टेप में क्या कहा गया है? पहले स्टेप में ये कहा गया है कि स्ट्रक्चरल फार्मूला के अंदर एलिमेंट जो है ना उनको पहचाने, आइडेंटिफाई द एटम्स ऑफ ईच एलिमेंट। तो हम लोगों ने यहां पर पहचान लिए कि 2 किस्म के एलिमेंट हैं, कार्बन और हाइड्रोजन, कोई तीसरा एलिमेंट नहीं है। पहले स्टेप में यही कह रहा है, आइडेंटिफाई एटम्स ऑफ ऑल एलिमेंट्स प्रेजेंट इन स्ट्रक्चरल फार्मूला। अब आगे क्या कर रहा है? आगे ये कर रहा है कि इन एलिमेंट की सिंबल्स लिखें
साइड बाय साइड, एक के बाद दूसरी, एक लाइन की शक्ल में। कार्बन की सिंबल लिख दी, उसके साथ आगे उसी लाइन में हाइड्रोजन की सिंबल लिख दी, साइड बाय साइड इन अ लाइन। राइट द सिंबल्स ऑफ ऑल एलिमेंट्स साइड बाय साइड इन अ लाइन, एक लाइन के अंदर हमने लिख दिया। आगे क्या काम करना है, आगे कह रहा है काउंट द नंबर ऑफ एटम्स ऑफ ईच एलिमेंट फ्रॉम स्ट्रक्चरल फार्मूला। स्ट्रक्चरल फार्मूला में एलिमेंट के एटम्स की तादाद गिननी है। काउंट द नंबर ऑफ एटम्स, तो कार्बन के कितने एटम है, 1 2 3 4, कार्बन के 4 एटम हो गए। हाइड्रोजन के कितने एटम है, 3 2 5 2 7 3 10, तो नंबर हमने काउंट कर लिए, कार्बन के 4, हाइड्रोजन के 10। अब आगे क्या काम करना है, ये जो तादाद है ना, ये इनकी सिंबल के साथ नीचे यहां छोटी करके लिख देनी है। जो चीज हम लोग नीचे छोटा करके लिख देते हैं ना, जिस चीज को, उसको हम लोग बोलते हैं सबस्क्रिप्ट। तो ये नंबर सबस्क्रिप्ट की शक्ल में लिखते हैं। कार्बन की तादाद कितनी थी, 4, तो मैंने 4 नीचे करके लिख दिया। हाइड्रोजन की तादाद कितनी थी, 10, तो 10 भी सबस्क्रिप्ट की शक्ल में हाइड्रोजन की सिंबल के साथ लिख दिया। जरा देखें, काउंट द एटम्स ऑफ ईच एलिमेंट फ्रॉम स्ट्रक्चरल फार्मूला। स्ट्रक्चरल फार्मूला से हर एलिमेंट के एटम की तादाद गिन लेनी है। राइट द नंबर ऑफ एटम्स, नंबर ऑफ एटम को कहां लिखना है, एज सबस्क्रिप्ट। सबस्क्रिप्ट क्या मतलब, छोटा करके नीचे करके लिख देना विद सिंबल, सिंबल के साथ। इसके चांस नहीं है कि पूछे जाएं, लेकिन फिर भी भाई पेपर बनाने वाले का कोई भरोसा नहीं होता। एग्जाम्पल 6.13 पेज 110 कह रहा है राइट द मॉलिक्यूलर फार्मूला ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड्स। ये एक कंपाउंड है, इसका स्ट्रक्चरल फार्मूला देखें, मैंने लिख दिया, स्ट्रक्चरल फार्मूला लिखा हुआ है, इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला आप लोगों ने लिखना है। सबसे पहले क्या काम करेंगे, एलिमेंट को पहचानेंगे, कौन कौन से एलिमेंट हैं। कार्बन देख लें, कार्बन है, हाइड्रोजन है और ऑक्सीजन है। उसके बाद इनकी सिंबल लिखनी है साइड बाय साइड, एक ही लाइन में। कार्बन की सिंबल लिख दी, हाइड्रोजन की सिंबल लिख दी, ऑक्सीजन की सिंबल लिख दी। अब इनके नंबर काउंट करने हैं और उन नंबर को हम लोगों ने सिंबल्स के साथ नीचे सबस्क्रिप्ट की शक्ल में लिख देना है। बताएं कार्बन कितने, 1 2 3, 3 कार्बन है, 3 लिख देंगे। हाइड्रोजन 3 2 5 2 7 और 1 8। ऑक्सीजन के 1 एटम है, 1 लिखने की जरूरत नहीं है। कंसेप्ट असेसमेंट एक्सरसाइज 6.8 पेज 110 कह रहा है राइट द मॉलिक्यूलर फार्मूला ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड्स। 3 कंपाउंड्स हैं, उनके स्ट्रक्चरल फार्मूला दिए गए हैं, उनके हम लोगों ने मॉलिक्यूलर फार्मूला लिखने हैं। राइट द मॉलिक्यूलर फार्मूला। सबसे पहला काम, पहला स्टेप क्या है, एलिमेंट को पहचानना है। कौन कौन से एलिमेंट हैं, कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। स्टेप 2, इनकी सिंबल्स लिखते हैं साइड बाय साइड इन अ सिंगल लाइन। कार्बन की सिंबल लिख दी, हाइड्रोजन की सिंबल लिख दी, ऑक्सीजन की सिंबल लिख दी। अब इनकी तादाद गिने और तादाद गिनने के बाद इनकी सिंबल के साथ सबस्क्रिप्ट की शक्ल में लिख दें। कार्बन 1 2, तो यहां 2 लिख देंगे सबस्क्रिप्ट की शक्ल में, छोटा सा नीचे करके। हाइड्रोजन 3 2 5 और 1 6। ऑक्सीजन के 1 एटम है, 1 लिखने की जरूरत नहीं। अब इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला लिखते हैं। पहले एलिमेंट पहचाने, कार्बन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन। इनकी सिंबल्स लिखें साइड बाय साइड, कार्बन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन। अब इनकी तादाद गिने और आखिरी स्टेप क्या है, तादाद को लिखें सब स्क्रिप्ट की शक्ल में सिंबल के साथ। कार्बन की तादाद 1 2 C2, H 3 2 5 और 2 7, नाइट्रोजन 1 लिखने की जरूरत नहीं है। अब इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला लिखते हैं। एलिमेंट पहचाने, कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन। इनकी सिंबल लिखें साइड बाय साइड इन अ सिंगल लाइन, कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन। सिंबल लिख दी, सेकंड स्टेप था। अब एटम की तादाद को गिने और चौथा स्टेप क्या है, एटम की तादाद को सबस्क्रिप्ट की शक्ल में लिख दें। कार्बन के एटम कितने, 1 2 और 3, 3 लिख देंगे। हाइड्रोजन 3 और 3 6, ऑक्सीजन 1 लिखने की जरूरत नहीं है। ये चैप्टर बाय बाय आप लोग, अल्लाह हाफिज। इसके इंशाल्लाह रिव्यू क्वेश्चन जो चैप्टर के एंड में एक्सरसाइज दी गई है वो करवाऊंगा, हर चैप्टर की करवाऊंगा, लेकिन अभी नहीं, पहले हम लोग कुछ और चैप्टर्स पढ़ लें, फिर इंशाल्लाह। अल्लाह हाफिज।